नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो हमारी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोजित होती है, उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रीट का एग्ज़ाम आयोजित होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट जो पीएससी द्वारा कराए जाते हैं, उनमें जितनी भी और उसके अलावा आरएस जैसी जो सबसे बड़ी जैसी प्रशासनिक सेवा है, उन एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी हमारे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न पुटअप होते हैं, उनके बारे में हम बड़े गहन रूप से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। इन दो शब्दों के अर्थ हमें जानने हैं कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर जो हेडिंग बना हुआ जो कवर पेज है, उसका मतलब क्या है। देखिए, संविधान का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित समय के अंतर्गत एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जिस कानून का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि जैसे 2 वर्ष, उसके अलावा 11 माह और 18 दिन, ये एक निश्चित समय हो गया कि एक निश्चित समय में संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जिस कानून का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, परंतु राज्य व्यवस्था क्या होता है? राज्य व्यवस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि समय समय पर हमारी संसद के द्वारा हमारे लिए जो कानूनों का निर्माण किया जाता है, जैसे जो संविधान सभा हमारे लिए संविधान बना कर गई थी, वो संविधान उन्होंने भले ही बनाया, लेकिन संविधान सभा ने ये भी कहा कि हमारे जाने के बाद और भी बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो निम्न में से वो कानून कौन बनाएगा, किसके पास वो पावर होगा। तो उसके संबंध के अंदर हमारे यहाँ पर देश की जो कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है, जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसे हम संसद कहते हैं। तो संसद के द्वारा समय समय पर जो कानून बनाए जाते हैं, जो संघ सूची पर बनाए जाते हैं, राज्य सूची के ऊपर राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, तो कानून बनाने वाली ये संस्था, और अगर वह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, अगर वह कानून हमारे संविधान के मूल ढांचे का अगर उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानूनों को हमारा जो न्यायपालिका का जो सर्वोच्च संस्था होती है, उसे हम सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून को शून्य घोषित किया जाता है कि यह कानून नागरिकों के मूल अधिकार का हनन करता है और यह कानून हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। तो इस कंडीशन के अंदर उस कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार किसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय का, अर्थात न्यायपालिका का। तो आपको जिन जिन सुप्रीम कोर्ट में संविधान से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में केसेज आए, उन केसेज के बारे में आपको पढ़ना है। हमारी संसद के द्वारा समय समय पर जैसे SC ST एक्ट कानून बना दिया, ट्रिपल तलाक पर कानून, तो कहने का मतलब जितने भी कानून जो संविधान में जो हमारी संसद के द्वारा जो बनाए गए, उन सभी कानूनों को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको पढ़ना है। वो आपकी हो जाएगी क्या? राज्य व्यवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटी। और जो एक निश्चित समय में संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जिस कानून का निर्माण किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंतर्गत। तो ये सबसे पहले हमने हेडिंग का जानने का प्रयास किया। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, साथ में पॉलिटी भी पढ़ना है। दोनों चीज़ों को आपको सिमिलर करके पढ़ना है, तभी जाकर ये आपका पूरा जो यूनिट है, ये एक पूरी यूनिट आपकी क्या होगी? तैयार होगी। अब आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या है कि भारतीय संविधान की प्रारंभ या उसकी बातें कैसे क्या होती है। जैसे हम जनरल बात करें कि सबसे पहले एक हमारे महात्मा गांधी जी थे। 1922 के अंदर गांधी जी ने भारतीय संविधान की बात करी कि वे भारत का एक संविधान होना चाहिए। 1934 के अंदर मानवेंद्र नाथ राय ने इसके लिए बात कही थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1895 के अंदर 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक जो पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक नामक जो किताब थी बाल गंगाधर तिलक की, उसके अंदर सबसे पहले 1895 के अंतर्गत संविधान के शब्द का जिक्र किया गया था।
तो भारत में सबसे पहले संविधान शब्द का जिक्र करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं, अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात अगर मैं करता हूं, तो उसके अंदर अगर हम देखें कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले विश्व स्तर पर तो एक व्यक्ति सर हेनरी मैन, है ना, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन के द्वारा सबसे पहले संविधान का जिक्र किया गया अमेरिका के अंतर्गत 1780 के अंदर 1780 में। लेकिन साथ ही साथ 1787 के अंदर अमेरिका का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है फिलोडेल्फिया। अमेरिका का एक राज्य है, उसका नाम है फिलोडेल्फिया। तो सबसे पहले अमेरिका के फिलोडेल्फिया राज्य के अंदर हमारे यहाँ पर अमेरिका में फिलोडेल्फिया के अंतर्गत संविधान सभा बनाई गई, वहाँ का संविधान बनाया गया। अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान है, प्लस अमेरिका का खुद का अलग संविधान है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्यों और केंद्र दोनों का समान संविधान है। तो सबसे पहले विश्व में व्यक्ति था हेनरी मैन, 1780 के अंदर इन्होंने संविधान की बात करी थी, और 1787 में अमेरिका के फिलोडेल्फिया स्टेट के अंदर सबसे पहले संविधान सभा बनाई गई और वहां पर संविधान का निर्माण किया गया। अब भारत की बात हमने अभी करी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के अंतर्गत बात आई। उसके अलावा महात्मा गांधी ने 1922 के अंदर, उसके अलावा जो मानवेंद्र नाथ रॉय है उन्होंने 1934 के अंदर, पंडित मोतीलाल नेहरू जो है ना, उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ संविधान के बहुत सारे अंशों का जिक्र किया था। तो ये भारत के कुछ लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया। अब देखिए हम सबसे पहले जो बात करते हैं, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगस्त प्रस्ताव, कि देखिए हुआ ये था कि 1939 से 45 तक हमारे चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। बड़े ध्यान से सुनना, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया। युद्धरत देश घोषित करने का मतलब ये हो गया कि जो भारत है वह भारत भी अंग्रेजों का युद्ध में साथ देगा, जबकि भारत का किसी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस जमाने की, जिसकी भारत के कई राज्यों में जो सरकारें चल रही थी, उस पार्टी को ये नाराजगी हुई कि आपने हमसे बिना पूछे इतनी बड़ी पार्टी है जो राज्यों में सरकारें चला रही, आपने हमसे पूछा तक नहीं और आपने भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया। हम नहीं मानते इस चीज को। उन्होंने सारी सरकारों से इस्तीफे दे दिए, त्यागपत्र दे दिया, हम नहीं मानते। अब अंग्रेजों को भारतीय लोगों की जरूरत पड़ी, भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, तो वो ये चाह रहे हैं कि भारत के लोग यहाँ पर आए, लेकिन भारतीय लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले हमें आप आजादी दीजिए, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे, पहले आपसे बात नहीं करेंगे। तो उसी दौरान सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो अंग्रेज भारत को आजादी देना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, पहले आप हमारा युद्ध में साथ दो, फिर हम आपके लिए बात करेंगे। भारतीय कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। तो अब अंग्रेजों को जब भारतीयों की जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों ने अलग अलग पास से फेंक के भारतीयों को बरगलाने का प्रयास किया कि कैसे भी करके भारतीय लोग युद्ध में शामिल हो। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों की तरफ से एक प्रस्ताव भारत में आया था, उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया, इस बात का ध्यान रखना। तो 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव आया उसमें क्या कहा गया, साफ लिखा हुआ कि इसमें कहा गया, क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भारत की संविधान सभा में ये एक शब्द यहां पर लिखा हुआ मुख्यतया, इसी को लेकर प्रॉब्लम हुई थी भारतीयों को कि मुख्यतया भारतीय लोग होंगे, जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। इसमें कहा गया कि भारत की संविधान सभा में, यानी अगस्त प्रस्ताव में कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय लोग होंगे, जिसे भारतीयों ने क्या कर दिया बताओ, अस्वीकार कर दिया। अब भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि भारतीय लोग कह रहे हैं कि जैसे अब अंग्रेज कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा में मुख्यतया, मान लीजिए मुख्यतया के अंदर मान लीजिए संविधान सभा में 100 लोग होंगे, एक एग्जाम्पल समझिए, और 100 में से मुख्यतया यानी मुख्यतया भारतीय होंगे, तो मैं मुख्यतया मान लेता हूं 70 लोग हो गए, यानी 100 में से 70 अगर भारतीय होंगे तो सवाल इस बात का बनता फिर 30 कौन होंगे, इसका मतलब 30 वो अंग्रेज होंगे। तो ये भारतीयों को प्रॉब्लम थी कि संविधान हमारा, तो उसमें अंग्रेजों का क्या लेना देना, उनका क्या मतलब है, हमारे संविधान के अंदर हमारे ही लोग होंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव भारत में आया, वो पूर्णतः स्वीकार हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि उसमें शब्द लिखा हुआ था कि मुख्यतया भारतीय लोग होंगे, और भारतीय लोगों को यह आपत्ति थी कि भारतीय में यहाँ पर मुख्यतया की जगह पूर्णतया भारतीय लोग होंगे तो ही हम इसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव भारत में आया, लेकिन ये क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। आगे देखिए, अब देखिए, अब फिर भी बात नहीं बनी तो एक व्यक्ति थे, इनका पूरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। मैं नाम लिख देता हूं, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स नामक जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति इंग्लैंड में कैबिनेट लेवल का मंत्री है, मिनिस्टर है, वहां का मंत्री है, और जवाहरलाल नेहरू का दोस्त है। तो इस क्रिप्स को भारत भेजा गया कि आप भारत जाइए और भारतीय नेताओं से बात करिए, क्योंकि उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बड़ा तेज गति से, उस समय आंदोलन की योजनाएं बन रही थी, फिर आंदोलन चला बहुत तेज गति से। तो उस समय कांग्रेस की नब्ज गांधी और नेहरू के हाथों में थी। तो अंग्रेजों का यह मानना था कि क्रिप्स के दोस्त हैं नेहरू, ये जाकर शायद उनसे बात करें और हमारा युद्ध में साथ मिल जाए। तो इसलिए क्रिप्स को भारत भेजा गया 1942 में, 1942 में। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, साफ अक्षरों में लिख रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, परंतु कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया? बताओ, अस्वीकार। किस पार्टी ने कर दिया? कांग्रेस ने कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि भैया आप हमारा इस युद्ध में साथ दे दो, और अगर हम युद्ध जीत जाएं, अगर हम युद्ध जीत जाएं तो आपके लिए भारत में संविधान सभा का क्या कर देंगे? गठन कर देंगे। भारतीय कह रहे हैं क्यों साहब, पहले करने में क्या आपत्ति है? विश्व युद्ध के पश्चात नहीं, पहले करो तो हम आपकी बात को मानेंगे, अन्यथा हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। और गांधी जी ने तो ये कह दिया कि क्यों? क्योंकि जब 1914 से 18 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय गांधी जी ने 1915 के अंदर, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांव में जा जाकर लोगों को समझाया कि आप आइए, युद्ध में साथ दीजिए, है ना, और इसके कारण हम युद्ध जीत जाएंगे, है ना, और युद्ध अगर जीत गए तो अब अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे। गांधी जी के कहने से, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने से लोग आए और आकर युद्ध में साथ दिया, और अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध जीत भी गए। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने भारतीयों को आजादी नहीं दी, इसका मतलब धोखा किया। वही बात वापस दोहरा रहे अंग्रेज कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त कर दो, उसके बाद संविधान सभा का गठन करेंगे और उसके बाद आपको आजाद कर देंगे। भारतीय कहते नहीं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप पहली बार भी वादा खिलाफी कर चुके हो, वादे से मुकर चुके हो, मैं आपकी बात को नहीं मानता। और गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक कहा। उत्तर तिथीय का चेक का मतलब है कि ऐसा चेक जिसकी डेट ही निकल चुकी है, ऐसा चेक जिसकी डेट ही निकल चुकी है। मान लीजिए मैंने आपको एक चेक दिया 10,000 रुपए का, उस पर मान लीजिए मैंने 2 महीने तक की तारीख डाल दी। अब मैं ऐसा चेक आपको 2 महीने बाद दे रहा हूं, उसकी डेट ही निकल चुकी है, तो वो चेक किस काम का? चाहे वो 10 करोड़ का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा चेक, यानी ये बात तो प्रथम विश्व युद्ध में कह चुके हो, दोबारा कह रहे हो ये तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया, ये बात नहीं मानते। और जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि ये तो ऐसा बैंक है जो क्या होने वाला है? नष्ट ही होने वाला है। कि ये तो ऐसा बैंक है जो नष्ट होने वाला। बैंक यानी अंग्रेज, भाई अंग्रेज कुछ समय के ही हैं, वैसे ही ये तो जाने वाले हैं। तो ऐसा बैंक है जो नष्ट होने वाला है। ये बात किसने कही? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके लिए कही? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए ऐसी बात इन्होंने कही थी। नहीं बनी बात। अब देखिए 1900 युद्ध जीत गए अंग्रेज। 1946 के अंदर भारत में कैबिनेट मिशन आता। कैबिनेट का मतलब ब्रिटेन में कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं। तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आता है। सबसे पहली बात तो कि इसमें सदस्य कितने होते हैं? 3। पहला प्रश्न आपसे देखिए, सवाल मिलाने के लिए आएगा। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, और सामने ईयर लिखे हुए रहेंगे। तो आपको ये बताना है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में है, कैबिनेट मिशन 1946 में है। तो आपको ये बताना है कि कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है, इसका जो अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? पैथिक लॉरेंस बना है। तो ये बताना है। तो आप तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के बताओ क्या है? अध्यक्ष हैं। उसके अलावा 2 व्यक्ति हो गए, एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया और दूसरा हो गया एवी अलेक्जेंडर हो गया। तो ये ध्यान रहे कि आपसे सवाल क्या पूछेंगे कि निम्न में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस का,
दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स का, तीसरा एवी अलेक्जेंडर का। इन तीनों के आपका नाम याद होंगे, चौथा नाम आपको लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड एमरी, लॉर्ड माउंटबेटन, कुछ भी दे, लेकिन ये आपको तीनों नाम याद होंगे तो आप चौथा निकाल सकते हो कि निम्न में से ये सदस्य नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, आपसे अध्यक्ष पूछे तो बता देना इन तीनों में से कौन है। पैथिक लॉरेंस है। कितने मेंबर थे, उत्तर बताना है, 3 मेंबर थे। अच्छा, कब आया ये, 1946 में। तो पहली बात तो ये कैबिनेट मिशन का ढांचा है कि इसमें ये लोग हैं। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन का काम क्या है। कैबिनेट मिशन का काम है कि भारत में संविधान सभा का गठन करना। ये आया ही इसीलिए था कि भारत में संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। आए देखें संविधान सभा के गठन में इन्होंने क्या बात कही, साफ सुथरी भाषा में देखो ये लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा में कितने लोग होंगे, 389 लोग होंगे। अब बड़े ध्यान से समझना थोड़ा सा कि कैबिनेट मिशन जो आया भारत में, उसमें ये कहा गया कि कैबिनेट मिशन के अंदर 389 मेंबर होंगे। तीन तो उसके थे। अब कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग भारत की संविधान सभा में कितने लोग होंगे, 389 होंगे। अब संविधान सभा में 389 का इन्होंने डिवाइडेशन किया है। कैसे किया है कि 292 सदस्य तो कहां से होंगे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 292 सदस्य कहां से होंगे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से। अलग अलग, जैसे आज हमारा 28 प्रांत है, 28 राज्य हैं। पहले अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे हो गया, ठीक है ना, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, अलग अलग प्रकार के अलग अलग हमारे स्टेट हुआ करते थे, ठीक है ना, बंगाल हो गया। ये तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने, 292। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र, जिस पर केंद्र सरकार का सीधा अधिकार था, है ना। और वो हमारे कौन कितने थे, 4। एक का नाम था दिल्ली, दूसरे का नाम अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर के पास में नागौर वाला जो एरिया आता है। उसके अलावा तीसरा हमारा कुर्ग, जिसको वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है, और चौथा आता बलूचिस्तान। तो दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 हमारे कमिश्नरी क्षेत्र थे जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा क्या था, अधिकार था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 4 लोग यहां से होंगे, ये 4 लोग हो गए, 4, ठीक है ना। 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 जो होंगे वो देसी रियासतों से क्या होंगे, मनोनीत होंगे। देसी रियासतों से मनोनीत होने का मतलब है कि रियासतें जो थी, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जोधपुर की रियासत है, जयपुर की रियासत है ना, उसके अलावा जो अलग अलग जो हमारे कश्मीर की रियासत है, हैदराबाद की रियासत है, ऐसे करके 93 ग्वालियर की रियासत है। 93 ऐसी देसी रियासतों के नाम लिखेंगे कि आप अपने मेंबर को संविधान सभा में भेजेंगे। 4 2 6 3 कितना हो गए, 9 9 9 18, हासिल का 1 2 और 1 3 यानी 389। यानी कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग भारत की संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे, 389 होंगे। उनका डिवाइडेशन कैसे किया है कि भैया 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने मेंबर होंगे, 292 सदस्य होंगे। कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने होंगे, 4 होंगे। और देसी रियासतों से कितने होंगे, 93 लोग होंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से, साथ ही साथ ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र और इनके नाम मैंने अभी कहा था। अजय मेरू है ना, अजय मेरू अजमेरू है ना, अजय मेरू है ना, ये है ना, अजय मेरू मेरवाड़ा। मेरवाड़ा का मतलब जो नागौर के आसपास का जो हिस्सा है। तो दिल्ली, अजय मेरू कुर्ग जो कहाँ पड़ता है बताइए, कर्नाटक में आता है ना, ये कर्नाटक में हो गया। और उसके अलावा बलूचिस्तान जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो 4। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक अंतर बता देता हूं। एक तो होता है प्रांत जिसको अपन राज्य कहते हैं, और एक होता कमिश्नरी क्षेत्र जिसको आजकल यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। इनमें क्या अंतर होता है, थोड़े से इस अंतर को आप जानें। देखिए जो राज्य होगा उसमें राज्य विधान मंडल होगा, ठीक है ना, जो कानून बनाने वाली संस्था होती है। उसके अलावा उसकी एक राज्य सूची होगी जिस पर लिस्ट होगी, जैसे 61 विषय हैं तो उसके अकॉर्डिंग कानून बनता है। फिर उस राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, ठीक है जी, और उसके अंदर फिर एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मंत्री परिषद होगी। ये हो गया पूर्ण राज्य। कमिश्नरी क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, इनमें चारों ही चीजें नहीं होती है। इसका मतलब
जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वहाँ विधानमंडल, राज्य सूची, मंत्री परिषद और राज्यपाल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे भारत में जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, कश्मीर जो है ना, उसके लिए भले अभी राष्ट्रपति शासन है लेकिन प्रावधान है, वहाँ पर विधानसभा है ना, राज्य सूची है, वहाँ राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होता है, मंत्री परिषद। लेकिन हमारे संविधान ने संशोधन करके कुछ अधिकार उनको दिए हैं। ये संसद के पास पावर होती है, अधिकार होता तो उनको दे दिया। बाकी संसद चाहे तो डायरेक्ट उनको केंद्र सरकार के पास क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कमिश्नरी क्षेत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश। ये अंग्रेजों के जैसे आज वर्तमान के अंदर 8 है, ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में कितने थे हमारे पास, 4 थे। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 93 देशी रियासतें मैंने आपको कही दी, बधाई दिया मैंने आपको कि 93 देशी रियासतें जो होगी वहां से कितने मेंबर होंगे, 93 होंगे। इस प्रकार से कुल मिला के हमारी संविधान सभा में मेंबर कितने होंगे, 389 होंगे। आगे देखिएगा, अब देखिए कुछ इन्होंने इसके डिवाइडेशन किए हैं, है ना, जैसे वर्ग क, है ना, जिसमें मद्रास, जो मैंने कहा ना 11 ब्रिटिश प्रांत है, तो देखिए प्रांतों के नाम है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत जिसको वर्तमान का आप यूपी कहते हैं, मध्य प्रांत जिसको वर्तमान का आप एमपी कहते हैं, बरार ये हैदराबाद वाला एरिया है ना, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, इनसे 187 मेंबर थे, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोग होंगे, उनमें से कुछ वर्ग क ख ऐसे करके अंग्रेजों ने उस समय एक लिस्ट बांटी थी, उसके अंदर कैबिनेट मिशन ने उसमें से वर्ग के में ये स्टेट आए, बड़े बड़े स्टेट, इनसे कितने मेंबर थे बताओ, 187 मेंबर यहां पर रखे गए थे। आगे देखिए वर्ग ख, जिसमें देखिए क्या है, पंजाब है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो पाकिस्तान वाला एरिया आ जाता है, सिंध है ना, इनसे कितने मेंबर होंगे, 35 मेंबर होंगे। जैसे भाई 292 जो सदस्य हैं उनका डिवाइडेशन किया है, वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग, है ना, और वर्ग ग में क्या रखा, केवल 2 स्टेट रखे, बंगाल और असम, और इनसे अकेले से केवल कितने मेंबर रखे इन्होंने, 70 यानी 70 सदस्यों को इसके अंतर्गत रखा गया था। अब देखिए नॉर्थ, अब देखिए अजमेर मेरवाड़ा, है ना, अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे बताओ, मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो केंद्र शासित प्रदेश था। दिल्ली से कौन आए थे बताओ, आसफ अली और देशबंधु गुप्ता। और कुर्ग जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, और कुर्ग से कौन आए थे, श्री CM पुनाका साहब। तो कहने का मतलब ये आसफ अली अंतरिम सरकार में रेल मंत्री भी हमारे बनते हैं। तो ये ध्यान रखना कि केंद्र शासित प्रदेशों से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यहाँ से मुकुट बिहारी लाल साहब भार्गव है, आसफ अली देशबंधु गुप्ता दिल्ली से आए हैं, और CM पुनाका जो साहब है वो कहाँ से आए हैं, कुर्ग से संविधान सभा के क्या बने हैं, मेंबर बने। ये इनके कुछ नाम हैं। अब देखिए ये तो 389 मेंबर इन्होंने रखे और उनका डिवाइडेशन किया, उसमें भी हमने वर्ग क, ख और ग रख दिया। और उन जो 292 जो स्टेट थे उनको भी हमने बांटा कि देखो यहाँ से इतने मेंबर होंगे, इसमें इतने से मेंबर होंगे, ये डिवाइडेशन वहां पर चला। अब देखिए चुनाव के बाद स्थिति की, जब संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए, उन संपन्न चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है उसको आप देखिए कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, 208 सीटें मिलती है। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती है, 73 सीटें मिलती है। और 15 लोग कौन होंगे, निर्दलीय होंगे। निर्दलीय मतलब कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, है ना, कुछ निर्दलीय थे, कुछ छोटी पार्टियां थी। इस मिलाकर कुल मिलाकर देखिए कितने हो गए, 8 3 11, 11 5 16, हासिल का 1 7 1 8 1 9 और ये 296। यानी कहने का मेरा मतलब है कि इलेक्शन जो हुआ था, जो निर्वाचन हुआ था, वो 296 सीटों पर ही क्या हुआ था बताओ, चुनाव हुआ था। लेकिन जो 93 जो रियासतें थी उन पर मनोनीत का प्रावधान था, यानी वहां पर राजा डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि भेजेगा, वहां पर कोई इलेक्शन नहीं होगा। इससे ये क्या सिद्ध होता है कि हमारी संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित थी नहीं, हमारी संविधान सभा निर्वाचित भी थी, साथ ही साथ हमारी संविधान सभा क्या थी, मनोनीत भी थी। तो हमारी संविधान सभा निर्वाचित भी है और हमारी संविधान सभा मनोनीत भी है। क्यों? क्योंकि 93 देशी रियासतों के जो लोग हैं इनको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मनोनयन किया जा रहा है और निर्वाचन के लिए 296 का निर्वाचन हो रहा है। तो न तो हमारी पूर्णतः मनोनीत है, न ही पूर्णतः निर्वाचित है, यानी कुछ निर्वाचित भी है और उसके अलावा कुछ हमारे क्या है, मनोनीत भी है। एक बात तो ये। दूसरा देख लिए, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली है, 73 सीटें। निर्दलीय कितने लोग आए हैं,
15 लोग आए तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 296 हो गए। तो ये 296 का आंकड़ा यहां पर आ गया। अब देखिए, जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 208, और मुस्लिम लीग को सीटें क्या मिली, है ना, कम मिली। जब कांग्रेस को सीटें 208 मिल गई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, तो कांग्रेस को ये मुस्लिम लीग को बड़ी आपत्ति हुई कि उनको लगा कि हमारी सीटें तो कम है और कांग्रेस की सीटें क्या है, ज्यादा है। जब हमारी सीटें कम है तो जब कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी बात होगी, कुछ भी होगा, तो ये माना जाएगा कि भाई प्रस्ताव तो कांग्रेस का पारित होगा क्योंकि इनके पास बहुमत, मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो बहुमत कम है। तब से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार, प्रथम बैठक का भी बहिष्कार किया और नए पाकिस्तान की मांग रख दी कि हमारा तो नया देश बनाइए और नई संविधान सभा बनाइए, नया देश बनाइए। उसी के बारे के अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये कि संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया था। इस बात के लिए विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग क्या थी? मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग यही थी कि मुस्लिम लीग को जब 73 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को जब 73 सीटें मिली थी, तो मुस्लिम लीग को यह लग गया था कि संविधान सभा में हमारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 208 सीटें अकेली किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी। जब 208 सीटें कांग्रेस के पास थी और हमारे पास तो 73 सीटें ही हैं, तो हमारी तो कोई बात नहीं मानेगा, हमारे तो लिए अलग देश बनाइए, हमारा अलग देश पाकिस्तान बनाइए। और पाकिस्तान हमारा जो अलग देश अगर आप बनाएंगे तो ही हम भारत की संविधान सभा के अंदर जाने का प्रयास करेंगे, वहां बैठेंगे। वैसे भी उन्होंने कहा कि हमें जाना ही नहीं है, हमें तो हमारा अलग ही देश बना दीजिए। इस मुद्दे को लेकर जो चर्चा होने लगी, तो कैबिनेट मिशन ने साफ अक्षरों में कह दिया कि साहब नहीं, हम आपके लिए कोई नया देश नहीं बनाएंगे, यानी अस्वीकार कर दी। कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, अस्वीकार। अब देखिए, पाकिस्तान बना है, वो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना निकाली, उसके अकॉर्डिंग बना है। लेकिन ध्यान रहे, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का गठन नहीं हुआ। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। अब देखिए, 2 बड़े आदमी हैं हमारे इस देश के अंदर। एक जैसे महात्मा गांधी, जो हमारे देश के सबसे उस जमाने के अंदर, महात्मा गांधी के अलावा एक मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, है ना, जो उस देश में बड़े पॉपुलर नेता थे, मुसलमानों के जो नेता थे। तो ध्यान रहे, मोहम्मद अली जिन्ना और उसके अलावा महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस बात का विशेष करके ध्यान रहे। हालांकि देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा। महात्मा गांधी ने संविधान सभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही वो संविधान सभा के मेंबर थे। इस बात को क्लियर कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे का मतलब वो चुनाव, इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना ने पंजाब से संविधान सभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो भारत की संविधान सभा की एक भी बैठक में भाग लेने के लिए नहीं गए। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी भारत की संविधान सभा का मेंबर नहीं था। परंतु ध्यान रहे, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये लिखा हुआ देखिए, पंजाब से, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने पंजाब से संविधान सभा के सदस्य ये क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे, परंतु उन्होंने संविधान सभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया था। इस बात का विशेष करके ध्यान रखो। तो गांधी जी ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, संविधान सभा के मेंबर बन ही नहीं सकते। इन भाई साहब ने चुनाव लड़ा, पंजाब से इलेक्टेड हुए, लेकिन भारत की संविधान सभा की किसी भी बैठक में इन्होंने भाग नहीं लिया। इसका मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना भी भारत की संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे। अब देखिए, जब मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया, वो बैठक में भाग लेने गए ही नहीं, तब विंस्टन चर्चिल, एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने क्या कहा कि भारत की संविधान सभा एक ऐसा विवाह है। क्या बोल रहे हैं चर्चिल? कि भारत की संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है, गायब है। यानी दुल्हन किसको बोला है?
मुस्लिम लीग को कहा है। किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने यह बात कही कि भारत की संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी जब मुस्लिम लीग हमारी संविधान सभा का बहिष्कार कर रही है तो वो मतलब ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन ही नहीं है, यानी बिना मुस्लिम लीग के आप अकेले ही संविधान बना रहे हो, वो संविधान ठीक नहीं है, ऐसा विंस्टन चर्चिल का मानना था। तो ये कई बार हमसे परीक्षा में आलोचनाएं पूछ लेते हैं, इस आलोचना का आप ध्यान रखना कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये किसने कहा? चर्चिल ने। और इसका याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है कि जिस विवाह से अगर मान लीजिए दुल्हन ही गायब हो जाए, वो विवाह वैसे ही चर्चा का विषय बन जाता है। तो विवाह चर्चा का विषय बन गया तो विवाह वाली बात कौन कर रहे हैं? हमारे विंस्टन चर्चिल कर रहे हैं। अब देखिए एक व्यक्ति हमारे, इनका नाम है सोमनाथ लाहिड़ी साहब। ये संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता थे। तो कई बार फैक्ट के तौर पर हमें पूछ ले कि हमारी संविधान सभा के एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे, तो उत्तर क्या बताना? सोमनाथ लाहिड़ी साहब। अब देखिए अभी कुछ समय बाद हमने पहले चर्चा करी कि हमारी संविधान सभा में 93 देशी रियासतों से मेंबर होंगे। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, है ना, जिसमें अपना एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा के अंतर्गत नहीं भेजा। वो रियासत कौन सी थी बताओ? हैदराबाद रियासत थी। अब देखिए जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के हमारे चुनाव क्या होते हैं बताओ? संपन्न होते हैं। ये ध्यान रखना, जुलाई अगस्त 1946 में हमारी संविधान सभा के चुनाव क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। अब देखिए कुछ BN राव जो हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार बने, चुनाव संपन्न हो गया, सब कुछ हो गया। ये ध्यान रहे श्री BN राव, पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जो हमारी संविधान सभा के ऑडिटर जो सलाहकार थे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सलाहकार। हमसे सामान्य प्रश्न पूछे कि हमारी संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो कौन थे? श्री BN राव साहब थे। ध्यान रहे कि BN राव साहब हमारी संविधान सभा के सलाहकार थे, परंतु मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि BN राव इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो संविधान सभा के मेंबर थे। ध्यान रहे संविधान सभा के सदस्य श्री BN राव नहीं थे। इनको हमारे जो उस समय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल जो हमारे बनाए गए थे, उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। हमारे श्रीमान लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही सबसे पहले इनको सलाहकार क्या अपॉइंट किया था, यानी नियुक्त किया था। किन्हें नियुक्त किया था? श्री BN राव को। तो BN राव हमारे ऑडिटर थे, सलाहकार थे, हमें सलाह के लिए राय देते थे कि हमारा संविधान हमें कैसे बनाना है। परंतु ध्यान रहे संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। इनकी क्या क्या उपलब्धियां? सबसे पहली बात कि भारत के संविधान का प्रारूप, भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने का काम किसने किया? श्री BN राव ने किया। तो संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट बनाने का काम किसने किया? BN राव ने किया। एक बात तो ये। दूसरा BN राव ने क्या काम किया कि BN राव ने ड्राफ्ट बनाने के साथ साथ और, है ना, जैसे ड्राफ्ट पर काम करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप का मतलब हमारे संविधान में मौलिक अधिकार क्या होंगे, हमारे संविधान में निदेशक तत्व कैसे होंगे, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कैसे होंगे, हमारा राष्ट्रपति कैसे होगा, उपराष्ट्रपति होगा, मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, इनके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। तो हमें कुछ एजेंडा, जैसे आज आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो कोई तो ड्राफ्ट, कोई तो आपके पास सिलेबस होगा जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। तो हमारा संविधान सभा संविधान बनाएगी कैसे भाई? क्या बनाना है, इसमें करना, वर्किंग किसे करना है? तो ड्राफ्ट जो सबसे पहले बनाकर दिया था वो BN राव ने दिया था। उस ड्राफ्ट पर काम करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा के सदस्य, जैसे सवाल पूछ लिया निम्न में से भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं है, अब उसमें ऑप्शन आया आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और BN राव। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि सलाहकार थे BN राव तो ये तो मेंबर होने चाहिए। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सलाहकार होने के कारण ये संविधान सभा के मेंबर होंगे। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब देखिए इनके लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि जैसे ये ICS अधिकारी थे, जैसे आज IAS का एग्जाम होता है, पहले ICS का इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे। उसके अलावा हैदराबाद का मुद्दा यूनो में रखने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री BN राव साहब थे। उसके अलावा जो कश्मीर है
उस समय उसके प्रधानमंत्री, उस समय राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री, वो भी राजा के वहाँ पर। तो हैदराबाद के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री BN राव साहब थे। उसके अलावा बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, उसका संविधान बनाने में इनका बड़ा योगदान था। भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री BN राव थे। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से पहला अगर कोई न्यायाधीश था तो वो कौन था? BN राव था। आप कल्पना करिए, एक ही व्यक्ति के नाम कितने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के आप जज थे, इंटरनेशनल कोर्ट में आप भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश थे, ICS अधिकारी थे, हैदराबाद का मुद्दा UN में उठाने वाले पहले भारतीय थे। उसके अलावा कश्मीर के आप प्रधानमंत्री थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। उसके अलावा निःशुल्क रूप से इन्होंने संविधान का काम किया था भारत के लिए, निःशुल्क रूप से एक रुपया नहीं लिया था। और उसी के साथ साथ ये पर बर्मा म्यांमार का इन्होंने, जिसको बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, उसका संविधान बनाने में इनका बड़ा योगदान था। और सबसे बड़ी बात है, इनको गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें हमारे संविधान का सलाहकार नियुक्त किया था। तो देखिए, जो मैंने पॉइंट बताए वो सब लिखे हुए हैं। ICS अधिकारी थे, बर्मा म्यांमार के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा चुके थे। उसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने अभी बताया ये न्यायाधीश रह चुके हैं। हर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश भारतीय, पहला भारतीय न्यायाधीश कौन बना? श्री BN राव साहब बने। फिर मैंने कहा कश्मीर के आप क्या रहे बताओ? प्रधानमंत्री रहे। उसके अलावा हैदराबाद का मुद्दा UN के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? BN राव साहब थे। आगे देखिए, हमारे संविधान का प्रारूप देखिए, ये गलती मत कर देना, प्रारूप समिति आए तो भीमराव अंबेडकर, और केवल प्रारूप आए किसने बनाया? तो उत्तर क्या होगा आपका? BN राव। तो हमारे संविधान का ड्राफ्ट किसने बनाया? श्री BN राव ने बनाया। इन्होंने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, निःशुल्क रूप से कार्य किया, कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क रूप से हमारी संविधान सभा में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री BN राव थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी संविधान सभा के आप क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। बहुत अच्छा प्रश्न पुटअप हो सकता है कि निम्न में से भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं है। वहाँ अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BN राव, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि ये तो सारे नाम पड़े हुए हैं, ये तो सारे थे, इनमें से गलत कौन सा है? तो ध्यान रहे कि BN राव संविधान सभा का मेंबर नहीं था। आगे देखिए, अब हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हमारी संविधान सभा की क्या होती है? पहला अधिवेशन होता, प्रथम अधिवेशन होता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रहे। अधिवेशन देखिए, अधिवेशन एक बड़ा होता है और बैठक उसमें छोटी होती है। मैं ये कहता हूं उदाहरण के तौर पर कि आगामी इस 1 तारीख से लेकर आगामी 20 तारीख तक इस सभा का पहला अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक है, 1 तारीख से 20 तारीख तक आपने अधिवेशन बुला लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो 20 तारीख तक जो आपने अधिवेशन बुलाया, ये एक अधिवेशन हुआ। अब इसमें सैकड़ों बैठकें हो सकती है। सैकड़ों बैठकों का मतलब ये हो गया कि जैसे सुबह 1 तारीख से लेकर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एक बैठक हो गई, 2 से लेकर 5 तक दूसरी बैठक हो गई, फिर शाम को 5 से लेकर 8 तक तीसरी बैठक हो गई। तो बैठकें सैकड़ों हो सकती है। अधिवेशन एक लंबा चलता है, उसमें कई प्रकार की अलग अलग बैठकें होती है। तो बैठक इसके अंदर हो रही है। तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर चलेगा। इस पहले अधिवेशन में टोटल 11 बैठकें होती है। कितनी बैठकें होती है? 11। उसमें से जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब पहली बैठक जब होती है 9 दिसंबर 1946 को, उस पहली बैठक में सबसे बड़ी बात है कि भाई इस बैठक का संचालित कौन करेगा? इस सदन को चलाएगा कौन? अभी सदन बैठेगा, फिर अपने नियम खुद बनाएगा, तभी तो सब कुछ तय होगा। तो अब करे क्या? तो सलाहकार कौन है हमारे? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कौन थे, इसीलिए उनको पहले हमने पढ़ा कि भाई पहले ऑडिटर सलाहकार, भाई सलाह दो आप कैसे करें काम। तो श्री BN राव ने सलाह दी थी कि जो संविधान सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, उम्र दराज व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा उम्र में है, उस व्यक्ति को आप अस्थायी अध्यक्ष बना दो और उसके नेतृत्व में सदन को चलाइए और फिर बैठकर तय कर लीजिए कि भाई स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष हमारा कौन होगा और कैसे बनेगा। ठीक है साहब। तो संविधान सभा के सलाहकार श्री BN राव, बेनेगल नरसिंह राव के सुझाव पर, है ना, यहाँ पर हमारे एक व्यक्ति हैं जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो हैं, है ना, BN राव के जो सुझाव है, यहाँ पर कौन व्यक्ति हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये विशेष करके ध्यान रखना कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ध्यान रहे, सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष नहीं बना,
अस्थायी अध्यक्ष बना। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना कि सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष नहीं बना, क्या बना? अस्थायी अध्यक्ष बना। तो सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अस्थायी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 207 लोगों ने। बड़े ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, मैं ये आप मुझसे सवाल करो कि सर आपने कहा कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 मेंबर होंगे, ठीक है साहब 389 मेंबर होंगे, तो जब फिर पहली बैठक में 207 लोगों ने ही भाग कैसे लिया फिर 389 में से? ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या किया? बहिष्कार। तो आप बोलोगे सर फिर तो 316 ही होता है, फिर भी आंकड़ा कम आ रहा है। तो जो बच्चों 93 देशी रियासतों के जो मेंबर थे उनका ये मानना था उन्होंने अपना भी भविष्य तय नहीं किया था। जो 93 देशी रियासतों के जो राजे महाराजे थे जिनको मनोनीत करना था, उन्होंने अपना भविष्य तय नहीं किया कि हमें भारत में जाना है या नहीं जाना है। भारत में मतलब संविधान सभा में मेंबर भेजने का मतलब है कि आपकी रियासत भारत में जाएगी, तो वो तय नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है, इसलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि पहली बैठक में किसी ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। हैदराबाद रियासत अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो ऐसी रियासत जिन्होंने किसी भी अधिवेशन में किसी बैठक में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था, तो वो ऑल ओवर हमने पढ़ा था। तो पहली बैठक में 93 देशी रियासतों के जो है उसके अंदर भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेज रहे। बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ आपत्तियां थी, वो लोग भी नहीं आए थे, इसलिए पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 207 लोगों ने। फिर एकदम क्लियर कर देते हैं, आपका एक आंकड़ा आता 211 का। भाई ये 211 का आंकड़ा क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हमारी संविधान सभा का क्या होता है? पहला अधिवेशन होता है। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन? पहला अधिवेशन। उस पहले अधिवेशन में कुल मिलाकर कितने, मैंने कहा ना कई सारी बैठकें होती है, अलग अलग बैठकें होती है, तो उसमें पहली बैठक में तो 207 लोग आए। फिर ऐसे टोटल बैठकें कितनी हुई थी? 11 बैठक हुई थी पहले अधिवेशन में। उन 11 बैठकों में किसी के अंदर 208 आ रहे हैं, किसी में 209 आ रहे हैं, किसी में कितने आ रहे हैं, तो टोटल मिला के कुल मिला के अधिकतम आंकड़ा कितने तक पहुंच गया बताओ? 211। अब आपको ये ध्यान रखना 207 और 11 है। आपसे पूछे कि पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, तब उत्तर क्या बताओगे? 207 लोगों ने। लेकिन पूछे कि संविधान सभा के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, तब उत्तर क्या दोगे? 211 लोगों ने भाग लिया। तो पहला अधिवेशन या सत्र पूछे तो उत्तर बताना आपको 211 लोगों ने भाग लिया, और पहली अगर बैठक अगर आपसे पूछे तब उत्तर क्या देना? 207 लोगों ने। एकदम क्लियर हमने आंकड़ा कर दिया 207 और 211 का क्या आंकड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, हमने ये पढ़ा था। अब देखिए, पहली बैठक हमारी हो गई। पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं सच्चिदानंद सिन्हा हूं, मैं यहां पर आया, आने के बाद देखिए कोई बंगाल से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो हर किसी को तो एक दूसरे को कोई जानते नहीं, इतना बड़ा राष्ट्र था, है ना, अविभाजित भारत। जो भारत उस समय विभाजित नहीं था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में बंटवारा नहीं हो रखा था। तो उस दौरान भाई परिचय तो कराएंगे ना, भाई ये कौन है, ये क्या है। तो सलाहकार के आदेश के कारण है, हमारे यहाँ पर एक संविधान सभा के मेंबर थे जेबी कृपलानी साहब। जेबी कृपलानी ने वो मंच पर आए और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का उन्होंने परिचय कराया संविधान सभा से कि साहब ये इनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इनकी ये उम्र है, इनकी ये योग्यता है, ये यहाँ से आए हैं और ये हमारे सलाहकार के कहने पर हमने इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया है। इनका काम ये रहेगा कि हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाने तक का इनकी यहाँ पर ड्यूटी रहेगी। तो सच्चिदानंद सिन्हा का जो परिचय कराने वाला व्यक्ति था उसका नाम था जेबी कृपलानी। सवाल क्या बन गया कि हमारी संविधान सभा का प्रथम वक्ता पहली बार बोलने वाला व्यक्ति कौन था? जेबी कृपलानी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का क्या कराया? परिचय कराया था। तो देख लीजिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, साफ लिखा हुआ है आचार्य जेबी कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की कार्यवाही में आसन ग्रहण करने का क्या किया बताओ? अनुरोध
किया, उनका परिचय कराया, फिर उन्होंने कहा कि आप आइए और आसन ग्रहण कीजिए। तो ये काम कहने वाले व्यक्ति कौन थे? हमारे जे.बी. कृपलानी। इसलिए यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है कि संविधान सभा में बोलने वाले पहले वक्ता, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा में बोलने वाले पहले वक्ता हमारे कौन बने थे? बताओ, जे.बी. कृपलानी बने थे। और पहली बैठक में जो 207 लोगों ने भाग लिया था, उसमें से कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10 महिलाओं ने भाग लिया। ये नीचे लिखा हुआ है कि पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10। तो पहले अधिवेशन में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया, ये बात ध्यान रहे। और पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। अब देखिए, एक हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, उनका नाम था प्रसन्नदेव रैकुट। अभी हमने कुछ ही समय पहले पढ़ा था कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946, यानी जुलाई अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2-3 महीने का अंतराल आ जाता है। इस बीच एक हमारे संविधान सभा के मेंबर थे जो चुनाव जीत गए थे, प्रसन्नदेव रैकुट, बंगाल से आते हैं। ये चुनाव जीत गए, लेकिन पहली बैठक से पहले ही इनका निधन हो चुका था। तो जब पहली बैठक हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, उसमें हमारी संविधान सभा के जो मेंबर श्री प्रसन्नदेव रैकुट पर है ना शोक व्यक्त किया गया था। तो देख लीजिए इस चीज को कि पहली बैठक में संविधान सभा के सदस्य श्री प्रसन्नदेव रैकुट, ये बंगाल से आते थे, इनकी मृत्यु हो जाने पर इनके लिए शोक यानी संवेदना को प्रकट किया गया था। तो पहली बैठक में किस सदस्य के ऊपर संवेदना प्रकट की गई? तो उत्तर बताना हमें, श्री प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु होने पर संवेदना यहाँ पर प्रकट की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या सत्र मैंने अभी बता दिया 9 दिसंबर से कब तक चला? बताओ, 23 दिसंबर तक सारी चीजें हमने पढ़ ली है। 23 दिसंबर 1946 तक चला, जिसमें कुल कितने सदस्य हो गए? 211। तो प्रथम बैठक में 207 लोगों ने और प्रथम अधिवेशन में कितने? 211 लोगों ने भाग लिया था। और मैंने ये बता दिया कि पहले अधिवेशन में कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें आयोजित की गई। इस बात का ध्यान रखिए, 9 से 23 दिसंबर तक पहला अधिवेशन चला और उसमें कुल कितनी बैठक हुई? 11 बैठकें आयोजित की गई थी। संविधान सभा के सचिव, देखिए जो सेक्रेटरी थे वो थे H.V.R. आयंगर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर नाम आ ही गया। संविधान सभा के जो हमारे सचिव है, सेक्रेटरी है, जो सचिव है हमारे, वो कौन है? H.V.R. तो कितने फैक्ट आ गए? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा, सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर पहले अधिवेशन में टोटल 11 बैठकें होती है, उसमें पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया, उसमें से 10 महिलाओं ने भाग लिया था। और हमारे संविधान सभा के जो सचिव कौन बने? हमारे श्री H.V.R. आयंगर बने थे। फिर देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को वाइसराय के निर्देशानुसार, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती, कहाँ होती है? हमारे यहाँ पर देखो, दिल्ली में ये जगह लिखी हुई है ना, कि वाइसराय का मतलब क्या होता है कि गवर्नर जनरल को ही दूसरी भाषा में क्या कहते थे? वाइसराय का मतलब महारानी जो होती थी ब्रिटेन की, वो जो कहती थी वही व्यक्ति ये करता था। आज भले आप राष्ट्रपति कह दो, उस जमाने में वाइसराय कह दो, बात एक ही है ना। तो गवर्नर जनरल नाम था, लेकिन वाइसराय उसका एक्स्ट्रा नाम इसलिए हो गया क्योंकि उसमें वॉइस जो होती थी वो महारानी की होती थी, यानी वो बोल रहा है, इसका मतलब कौन बोल रहा है? महारानी बोल रही है, इसलिए उसमें वॉइस महारानी के होने के कारण है उसको वाइसराय कहते थे। तो उसके निर्देश अनुसार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के परिषद भवन में संविधान सभा के चैम्बर में हमारे प्रातः 11 बजे बैठक में उपस्थित होने के लिए सबको आमंत्रण भेजा गया था। तो दिल्ली के अंदर हमारी संसद का जो केंद्रीय कक्ष है, वहां पर ये संविधान सभा के अंदर बैठक आयोजित पहली हुई थी। अब जैसे ही हमारे संविधान सभा में पहले अध्यक्ष यानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसी प्रकार हमारे पहले उपाध्यक्ष जो मनोनीत हुए थे, है ना, जो डायरेक्ट आए थे, है ना, वो उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। ध्यान रहिए, एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है कि जिसके पिता या दादा अनिवार्य रूप से अंग्रेज थे और जिसकी माता अनिवार्य रूप से भारतीय थी, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से जब विवाह किया, बहुत सारे अंग्रेजों ने जब भारतीय महिलाओं से जब विवाह किया था, तो उस दौरान उन्होंने
उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उन संतानों को आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे श्री फ्रैंक एंथोनी साहब को 9 दिसंबर 1946 को, है ना, प्रथम उपाध्यक्ष बताओ क्या किया गया, नियुक्त किया गया। जो 25 जून 1947 को एस.सी. मुखर्जी, है ना, अब देखिए नियुक्त किया गया। अब इसके साथ ही साथ ये तो था, है ना, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया, यानी एक तरह से इनको मनोनीत कर दिया, डायरेक्ट इनको बुला लिया। अब देखिए, अब यहां पर उपाध्यक्ष के लिए होगा चुनाव, है ना। तो देखिए 25 जून 1947 को एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम है। तो ध्यान रहे एस.सी. मुखर्जी को 25 जून 1947 को, ध्यान रहे शब्द क्या लिखा मैंने, निर्वाचित। तो पहला मनोनीत उपाध्यक्ष कौन बना, तो उत्तर क्या दोगे, फ्रैंक एंथोनी। और आपसे पूछे कि पहला निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन बना, तो उत्तर क्या दोगे, एच.सी. मुखर्जी। और उसके बाद देश जब आजाद होता 15 अगस्त 1947 को, आजाद देश में फिर दो दो उपाध्यक्ष होते हैं, मुखर्जी और मुखर्जी के साथ एक व्यक्ति होता है वी.टी. कृष्णामाचारी, है ना, वी.टी. कृष्णामाचारी। अब ध्यान से सुनना, एक होता टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी हमारी आगे हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति होगी, उस प्रारूप समिति का मेंबर होगा। और ये वी.टी. कृष्णामाचारी है ना, जो हमारी संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनेगा। लेकिन स्वतंत्र भारत में फिर संविधान सभा में दो दो उपाध्यक्ष होंगे, एक तो एस.सी. मुखर्जी जो आप पढ़ रहे हो पहला निर्वाचित है, और दूसरा इसके साथ कौन होगा, वी.टी. कृष्णामाचारी होगा। तो पहला मनोनीत उपाध्यक्ष कौन है हमारे, बताओ, फ्रैंक एंथोनी साहब है। और पहला निर्वाचित जो हमारा उपाध्यक्ष है वो कौन है, बताओ, हमारे एस.सी. मुखर्जी है। इन चीजों को उपाध्यक्ष निर्वाचित कौन सा, मनोनीत कौन सा, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो यहां पर साफ लिखा हुआ स्वतंत्रता के पश्चात, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात श्री एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. है ना कृष्णामाचारी, ये थोड़ा सा ठीक है ना, कृष्णामाचारी, इसको आप यहां से काट दे, ये लिखा हुआ कृष्णा, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, कृष्णा, ये सही नाम होगा, कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। तो ये है इनका पूरा नाम, वी.टी. कृष्णामाचारी क्या बने, बताओ, इसके उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो आजादी के बाद दो दो उपाध्यक्ष हमारी संविधान सभा के अंदर रहते। फिर संविधान सभा में मैंने कहा कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 11 बैठकें हुई थी, पहला अधिवेशन था। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 10 दिसंबर को, तीसरी बैठक 11 दिसंबर को, चौथी 12 दिसंबर को, पांचवी 13 दिसंबर को। तो दूसरी 10 दिसंबर को होगी, उसमें तय किया गया कि भाई अध्यक्ष का चुनाव कैसे क्या होगा। और तीसरी बैठक जब 11 दिसंबर 1946 को होती है, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंट गलत आया है, यहाँ पर इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के क्या बनाए जाएंगे, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। क्योंकि अस्थायी हमने पहले पढ़ लिया था, कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के क्या बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 11 दिसंबर 1946 को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामांकन जब ही, जैसे एक्चुअल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई 11 बैठकें हुई, तो 9 दिसंबर को तो केवल संविधान सभा का परिचय हुआ। प्रसन्नदेव रेकुट जो बंगाल के नेता थे जिनकी मृत्यु होगी, उन पर शोक संवेदना प्रकट की गई, है ना। फिर उपाध्यक्ष बनाया गया। तो कहने का मतलब मेरा ये, अध्यक्ष बनाया गया, उनके सब रूल्स रेगुलेशन, सदन कैसे चले गए, सारी चीजें हुई। 10 तारीख को यह तय किया गया कि भाई अध्यक्ष कैसे बनाया जाएगा। तो उस दौरान क्या था कि भाई एक जना उसका प्रस्तावक, एक जने उसका अनुमोदक। प्रस्तावक यानी मैंने लिख के दिया कि साहब मैं ये कहता हूं कि साहब ये अध्यक्ष के लिए मैं इनका प्रस्तावक करता हूं, फिर आपने उसके नाम पर समर्थन कर दिया कि मैं इनके नाम का समर्थन करता हूं। तो एक जना प्रस्तावक बनेगा और एक जना कौन बनेगा, समर्थक बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामांकन के प्रस्तावक में देखो बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, तो है ना, एक भी नहीं है। तो देखिए कौन कौन है, सबसे बड़ी एक तो देखो प्रस्तावक में जे.बी. कृपलानी हो गया, हरिकृष्ण मेहताब हो गया, ठीक है ना। और उनके अलावा
जो ये प्रस्तावक हो गए, समर्थक जो समर्थन कर रहे हैं उनमें कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और नंद किशोर दास हो गए। तो ये ध्यान रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, हालांकि उसके लिए चुनाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इनके अलावा किसी ने पर्चा दाखिल करा ही नहीं, तो ये निर्विरोध ही अध्यक्ष बन गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामांकन के प्रस्ताव में कौन कौन थे, जेबी कृपलानी, हरिकृष्ण मेहताब, ये तो थे इनके प्रस्तावक। इन दो लोगों का विशेष करके, कृपलानी पहले वक्ता थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और श्री हरिकृष्ण मेहताब, ये दो तो थे प्रस्तावक, और साथ ही साथ हमारे समर्थक कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नंद किशोर दास, ये इनके समर्थक थे। रेटिफिकेशन अनुमोदन इन्होंने इसका किया था। ठीक है, अब मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब से संविधान सभा के सदस्य चुने, लेकिन उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। हमने, है ना, जो शुरुआत में जब कक्षा प्रारंभ करी तब भी हमने पढ़ा था कि गांधी और जिन्ना संविधान सभा मेंबर नहीं थे। गांधी जी ने तो एक्चुअल में चुनाव ही नहीं लड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी वो संविधान सभा की एक भी बैठक में भाग लेने नहीं गए। उसके अलावा देखो कुछ लोग, गांधी जी का मैं बता ही चुका हूं आपको, एक बहुत बड़े नेता थे श्री तेज बहादुर सप्रू, गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप साथ थे। एक है जयप्रकाश नारायण, ये भी गांधी जी के साथ आंदोलन में साथ थे, और ये भी हमारी संविधान सभा का इन्होंने चुनाव नहीं, तो बड़े बड़े ये पॉपुलर चाहे उस जमाने के अंदर जो आंदोलन में बड़े बड़े भाग लेते थे, गांधी जी, है ना, तेज बहादुर सप्रू, है ना, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण, उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग ऐसे थे जो एक भी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ये मैं चीजें क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपसे वहां प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अब मान लीजिए वहां पर तेज बहादुर सप्रू का नाम आ गया, फिर गांधी, अंबेडकर, नेहरू आ गया, तो आपको बताना कि भाई ये व्यक्ति नहीं था। अच्छा, ये नाम आ जाता, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति भले पॉपुलर चेहरा है लेकिन संविधान सभा का मेंबर नहीं था। इसके साथ ही साथ हम देखिए, संविधान सभा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टोटल 11 बैठकें हुई थी। तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हमारी जो बैठकें चली, तो 9 को पहली, 10 को दूसरी, 11 को तीसरी, 12 को चौथी और 13 को पांचवी बैठक। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमारे यहाँ पर क्या पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य यानी देखिए उद्देशिका, जिसको आज हम प्रस्तावना प्रियम्बल कहते हैं। तो किसी भी बुक को जब हम पढ़ते हैं तो उस बुक का मूल सारांश क्या होता है वो उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर आता है। तो वो पहले प्रस्तुत करने वाले कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर, ये उस समय डैश छोड़ दिया गया था, है ना, जो 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत छठ के दिन आदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो कुछ नीचे की जो पंक्तियां हैं, ये डैश डैश तारीख छोड़ी गई थी। बाकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो चीजें हैं, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये कौन लेकर आए थे, हमारे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन है ना 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसे क्या कर दिया, पारित कर दिया। पहले क्यों नहीं पारित किया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि भाई अभी मुस्लिम लीग नहीं आ रही है, उनको आने दीजिए, उनके आने के बाद ही हम इसको पारित करेंगे। लेकिन वो लोग नहीं आए, इसलिए फिर 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया, पारित। देख लीजिए, पंडित नेहरू द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया। इस प्रस्ताव के जो समर्थक बने थे वो कौन बने थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बहुत अच्छा प्रश्न, स्टैंडर्ड सवाल पूछ सकते हैं कि पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा के समक्ष रखा, उसके अंदर जो उसके समर्थक बने थे वो कौन बने थे, पुरुषोत्तम दास टंडन साहब इसके समर्थक बने, और उसके बाद ही फिर इसको प्रस्तुत किया गया था। और ये साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि 22 जनवरी 1947 को मोहनलाल सक्सेना ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। तो कुछ लैंग्वेज के अंदर तो उर्दू के अंदर अनुवाद करने वाला, ध्यान दे, मुस्लिम व्यक्ति के नाम पर आपको टिक नहीं करना है। तो मोहनलाल सक्सेना जो व्यक्ति है, इसको इसने उर्दू के अंदर पढ़ा है, और 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसे क्या कर दिया है,
पारित, जो मैंने आपको बताई दिया। तो पुरुषोत्तम दास टंडन उसकी प्रस्तावक बने, समर्थन किया उन्होंने, और साथ ही साथ मोहनलाल सक्सेना जो है, इन्होंने इस प्रस्तावना को किसमें पढ़ा बताओ, उद्देशिका को उर्दू के अंदर इसको संविधान सभा के समक्ष पढ़ा था। और 22 जनवरी, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो मित्रों, आज हमने संविधान सभा के जो शुरुआती जो कुछ अंश हैं कि संविधान सभा के लिए कैसे कैबिनेट मिशन ने क्या क्या सीटों का डिवाइडेशन किया, किस आधार पर हमारे यहाँ पर सीटें बांटी गई, उसके आधार पर फिर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद स्थिति क्या बनी, फिर पहली बैठक कैसे हुई, फिर हमारे संविधान के सलाहकार कौन थे, उनके कहने पर क्या क्या चीज़ें होने लगी है, पहले वक्ता कौन थे, ये बहुत सारी चीज़ें हमने जानने का प्रयास किया। अस्थायी अध्यक्ष कौन बना, स्थायी अध्यक्ष कौन बना, पहला मनोनीत उपाध्यक्ष कौन बना, निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन बना, संविधान फिर देश आज़ाद होने के बाद फिर उपाध्यक्ष कौन बना, उसके अलावा तीसरी बैठक कब होती है, पांचवी बैठक कब होती है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखता है, उनके समर्थक कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद जब संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल करते तब उनके समर्थक कौन होंगे, अनुमोदक कौन बनेंगे, प्रस्तावक कौन होंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। आगे की जो भी हमारी संविधान सभा से संबंधित जो भी फैक्ट है, जो भी आगे जानकारियां हैं, वो हम अगली कक्षा के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।